हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो हम लोग उस सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं उसका पार्ट नंबर 9 आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपके लिए आईएफए के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, यानी इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, रीड करते हैं। Government establishments such as hospitals, home for elderly generally adopts which of the following methods for purchasing of food and material? तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ परचेजिंग जो है वो काम में लेंगे आप लोग, ठीक है, फूड और मटेरियल के लिए। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फॉर्मल बाइंग। ओके, ये जो परचेजिंग के मेथड्स होते हैं ना, ये 3-4 तरीके के मेथड्स होते हैं। जैसा फॉर्मल बाइंग होता है, इनफॉर्मल परचेजिंग होता है, और इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग होता है। ठीक है, 4 तरीके की बाइंग प्रोसेस होती है इसके अंदर। तो फॉर्मल बाइंग जो होती है ना, वो ये वाली बाइंग होती है जिसके अंदर हम लोग हॉस्पिटल्स या फिर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना, वहाँ पे जो बाइंग होती है ना, उसके अंदर होता है। इसके अंदर मेनली जो फॉर्मल के अंदर जो बाइंग आती है ना, उसके अंदर हम लोग 2 तरीके की बाइंग आती है, मतलब एक ही तरीके की आती है, बिड बाइंग आती है। तो इस बिड बाइंग के भी 2 टाइप होते हैं कि फिक्स्ड बाइंग होती है, और एक जो है वो डेली बिड बाइंग होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मल बाइंग होती है। इनफॉर्मल वाली जो होती है ना, जिसके अंदर हम लोग सिंपल कॉल पे किसी को कॉल कर देते हैं, सिंपल कॉल करके किसी को भी ऑर्डर दे देते हैं, तो वो हमारी इनफॉर्मल के अंदर आती है। ठीक है, और तीसरी जो बाइंग आती है हमारी, वो इंडिपेंडेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग होती है। तो इंडिपेंडेंट यानी आप खुद जाके कोई पर्टिकुलर मटेरियल अगर खरीद रहे हैं, तो वो आपकी इंडिपेंडेंट बाइंग हो जाती है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग होती है, उसके अंदर 2 टाइप होते हैं, जिसमें एक होती है आपकी कंट्रोल बाइंग, ठीक है, और दूसरी कंट्रोल नहीं, सेंट्रल बाइंग, और दूसरी होती है हमारी ग्रुप बाइंग। ठीक है, ये जो जैसे अपनी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो होते हैं ना, वो सेंट्रल बाइंग और ग्रुप बाइंग करते हैं। अब मैं आपको ये वाले बाकी 3 भी बता देती हूँ। तो ऑक्शन बाइंग जो रहती है ना, ऑक्शन बाइंग आपने नाम सुना होगा ना, कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कुछ चीजों का ऑक्शन रहता है। तो ये वैसा ही सॉर्ट ऑफ कुछ बाइंग होता है कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं और हम लोग उसकी कुछ फिक्स्ड रेट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे हमारे पास सामान को खरीदने वाले या सामान देने वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो वो लोग आके अपनी अपनी बिड अपनी इसके अंदर सेट करते हैं। तो जो अपनी मैक्सिमम बिड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगा पाते हैं ना, उनको ये सामान जो है वो दे दिया जाता है। तो ये एक तरीके से ऑक्शन बाइंग उसको कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है हमारी नेगोशिएटेड बाइंग। तो नेगोशिएटेड बाइंग का मतलब होता है, जैसे नाम ही डिनोट कर रहा है कि नेगोशिएशन होता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कुछ भी जो टर्म सेट करे हुए रहते हैं, वो जैसे हम लोग सेल करने वाले हैं और सामने वाला बाय करने वाला है ना, तो हम लोग हमारी तरफ से कुछ नेगोशिएबल पॉइंट्स रखेंगे कि इसका पर्टिकुलर प्राइस हम लोग इतना ही चाहते हैं, या इसके अंदर हम लोग ये वाली कुछ क्वालिटीज चाहते हैं, या फिर इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए। तो वो नेगोशिएबल टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कोई टर्म सेट करके अगर कोई बाइंग करी जाती है, तो वो नेगोशिएटेड बाइंग होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैंकेट ऑर्डर परचेजिंग। ब्लैंकेट ऑर्डर परचेजिंग को हम लोग कॉल ऑफ ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कुछ होटल्स होते हैं या फिर कोई बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे बल्क के अंदर सामान मंगवाया जाता है। ठीक है, और उनका जो सप्लायर है वो मान लो एक ही है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, बल्क में बहुत सारा ऑर्डर दे देते हैं, उस पर्टिकुलर सप्लायर को बहुत सारा ऑर्डर दे देते हैं, और फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थोड़े थोड़े टाइम में उसको बोल देते हैं कि अब आप इस डेट के ऊपर हमारे को ये सामान सप्लाई कर देना। क्योंकि एक साथ वो लोग इतना सारा सामान स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इतने सारा ऑर्डर एक साथ ले लो, ताकि उनको थोड़ा सा प्राइस के अंदर मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, उनके मतलब सेविंग थोड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि बल्क में ऑर्डर देंगे तो। ठीक है, तो और उनको एक पूरे जैसा मान लो पूरे साल भर का उन्होंने एक ही बार में सामान उनको लिखवा दिया, फिर उन्होंने बोला कि आप एवरी 3 मंथ्स में आके ये सामान की डिलीवरी कर जाना, तो हम लोग हमारा स्टोर को रीफिल कर लेंगे। तो ये ब्लैंकेट ऑर्डर परचेजिंग जो होती है, ये इस तरीके की परचेजिंग होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है,
ये काफी बार आता है क्वेश्चन के अंदर। ये इस बार तो ये अरेंजिंग ऑर्डर के अंदर आए। बाकी ये कई बार इसमें पर्टिकुलर ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा सही है या कौन सा 7 प्रिंसिपल में आता है या नहीं आता है। ठीक है, ओके। गिवन आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ HACCP। ठीक है, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब आपने HACCP के जो आपको 7 प्रिंसिपल्स होते हैं उनको आपने करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाना है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार अपन सीक्वेंस रीड करते हैं, उसके बाद में अपन इसको सेट करते हैं। ओके, पहला है एस्टेब्लिशिंग वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, सेकंड डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, थर्ड है करेक्टिव एक्शंस, नेक्स्ट है हजार्ड एनालिसिस, establishing record keeping and documentation procedures, establishing critical limits, and then a establishing monitoring procedures। तो अब आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके अंदर। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, जब हम लोग कोई भी प्रोसीजर सेट कर रहे होते हैं ना, तो जैसे इसका फुल फॉर्म जो है वो हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, HACCP का फुल फॉर्म। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले अपना नाम क्या दिया हुआ है, हजार्ड एनालिसिस, HA। तो इसमें सबसे पहले आप यही देखोगे, डी ऑप्शन सबसे पहला, क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग हजार्ड एनालिसिस है। जो इसका पूरे का नाम ही सबसे पहले हजार्ड एनालिसिस से शुरू हो रहा है, तो ये आपका पहला पॉइंट ही रहेगा कि आप सबसे पहले जो है वो हजार्ड एनालिसिस कंडक्ट करोगे कि कहाँ पे हजार्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आप उस चीज को जब आपने हजार्ड पता कर लिया, उसके बाद में आप क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स देखोगे, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स देखोगे जहाँ पे आपका हजार्ड जो है वो हो सकता है। जैसे अगर किसी भी इंडस्ट्री या किसी रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हजार्ड हो सकता है। जैसे किसी होटल के अंदर आपने चेक किया, तो अब आप उसमें हजार्ड चेक करोगे कि भाई कंटामिनेशन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो उन सारी चीजों के कुछ कुछ पॉइंट, अब आपने ये तो पता कर लिया कि ठीक है हजार्ड ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो अब आप उसके क्रिटिकल पॉइंट कहाँ देखोगे कि प्रॉपर उसके जो यूटेंसिल्स जो वो काम में ले रहा है वो वॉश्ड है या नहीं है, जो नाइफ काम में ले रहा है वो वॉश्ड है या नहीं है। ठीक है, जिस काउंटर पे वो काम कर रहा है वो काउंटर साफ है या नहीं है। ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट वो काम में ले रहा है वो सैनिटाइज है या नहीं है, वो साफ है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद के अंदर आप फिर क्रिटिकल लिमिट सेट करोगे आप। जब मान लो, ठीक है, अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भाई कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है वो जीरो बैक्टीरिया का होगा, ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज हो जाती है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करते हैं कि इस लिमिट के अंदर अगर आपका फूड प्रोडक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ आ रहे हैं तो वो सेफ लिमिट है, यानी वो अगर आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिकल लिमिट्स होती है जो हम सेट करते हैं उसके बाद में। देन नेक्स्ट आता है कि आप उसके बाद में कुछ मॉनिटरिंग प्रोसीजर सेट करते हो। जब आपने एनालिसिस कर लिया, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी बता दिए, क्रिटिकल लिमिट्स भी बता दिए, उसके बाद में आप कुछ प्रोसीजर सेट करते हो कि इस तरीके से हम लोग उस चीज को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, वो चीज के प्रोसीजर आप इसमें एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग इसके अंदर अगर आपको कहीं पे कोई मतलब ऐसा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मिलता है या फिर कोई हजार्ड मिलता है, तो आप उसके करेक्टिव एक्शंस उठाते हैं उस चीज के ऊपर। जैसे आपको कहीं पे किसी चीज में बहुत ज्यादा कंटामिनेशन मिल गया या फिर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, प्रॉपर हाइजीन सैनिटेशन नहीं है इस चीज के अंदर, तो आप उनको वो करेक्टिव एक्शंस बताएंगे कि आप इस प्रॉपर तरीके से आप इसको इस तरीके से वॉशिंग करिए, या इन चीजों से पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट्स हैं इनको काम में लेके आप लोग अपना यहाँ पे हाइजीन और सैनिटेशन का ये बढ़ाइए। तो वो एक तरीके से करेक्टिव एक्शंस हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग क्या करते हैं, एस्टैब्लिशिंग वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स करते हैं। यानी जब आपने करेक्टिव एक्शंस भी बता दिए, उसके बाद में आप उस पर्टिकुलर जगह को वेरीफाई करते हैं, तो उसके प्रोसीजर बताते हैं कि अब आप लोग सारी चीजों से ठीक है। जैसे FSSAI वाले होते हैं ना, तो वो कुछ जो है वो पर्टिकुलर प्रोसीजर देते हैं कि अब आप इस तरीके से अपना प्रोडक्ट को वेरीफाई करवा सकते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आता है हमारा, ये नाम से ही पता चल रहा था कि रिकॉर्ड कीपिंग करनी और डॉक्यूमेंटेशन करना, तो ये तो वैसे भी लास्ट का काम होता है हमेशा। जब आप सारे काम कर लेते हो उसके बाद में आप किसी चीज का रिकॉर्ड कीपिंग करते हो, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसको लिखते हो। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। तो अगर आप सिर्फ इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ये भी देखते हैं ना, सिर्फ ई वाला ऑप्शन, तो भी आपको पता चल जाना था कि रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में। तो अगर सिर्फ ई को भी देखते तो भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड करते हैं। The core of all the preparations and service activity in a food service unit is
तो अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि कोर क्या है, किसी भी प्रिपरेशन या किसी भी सर्विस एक्टिविटी का कोर क्या होता है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी इसका आंसर है मेन्यू। मेन्यू जो होता है ना वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या फूड सर्विस यूनिट जो होती है ना वहाँ का कोर होता है, क्योंकि मेन्यू के बिना आप ना तो परचेजिंग कर सकते हो, ना किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हो, ना आप कोई वर्क शेड्यूल बना सकते हो। ठीक है, जब आपके पास मेन्यू होता है तभी आपको पता होता है कि आपके पास क्या क्या आपने प्रोडक्ट खरीदना है, क्या आपने रॉ मटेरियल लेना है, कैसे आपने उसको कुक करना है, या क्या आपने मटेरियल बनाना है तो उस चीज का प्रोडक्शन करना है, वो सारी चीज आएगी। और आपको कितनी कितनी देर किस किस चीज में लगेगी, तभी आप किसी चीज का वर्क शेड्यूल बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फूड कॉस्ट इन एनी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट whatever its size varies between। तो आपने क्या बताना है, सिंपल फूड कॉस्ट बतानी है किसी भी फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लिमिट तक वेरी करती है आपकी सिर्फ फूड कॉस्ट। ओके, तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 40 से 60% के बीच में लाई करती है आपकी फूड कॉस्ट। तो हमारे पास क्या होता है ना, 4 हेड्स होते हैं जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से हम लोग परसेंटेज में वेरी करते हैं ना, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स रखते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम लोग फूड कॉस्ट रखते हैं, फिर लेबर कॉस्ट रखते हैं, फिर मेंटेनेंस की कॉस्ट रखते हैं, और फिर लास्ट में हमारा प्रॉफिट कॉस्ट आता है। ठीक है, तो फूड कॉस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 50% रखना तो मिनिमम होता ही है। यानी आपका अगर आपने इसके अंदर मान लो जैसे 100 रुपए आपको किसी चीज के लिए मिले हैं ना, ठीक है, कोई काम करने के या कोई जैसे लंच या डिनर बनाने की या फिर एक मील बनाने के 100 रुपए मिले ना, तो उसका जो 50% रहेगा ना वो तो आपका सिर्फ और सिर्फ फूड कॉस्ट के लिए ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में 15% जो आएगा वो आपका लेबर कॉस्ट के लिए आएगा, फिर उसका जो 15% आएगा वो आपका मेंटेनेंस का आएगा, और उसके बाद में जो बचेगा 5 से 10% वो आपका प्रॉफिट के लिए आएगा। ठीक है, तो अपने फूड कॉस्ट का ध्यान रखना है, वो हमेशा 50 से 60 के बीच में या 40 टू 60 के रेंज के अंदर लाई करती है। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाली थ्योरी जो है वो कई बार आ जाती है पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसमें तो जैसे मैच द फॉलोइंग में दिया है, बाकी ये कई बार ऐसा भी दे देते हैं कि सिंपल जैसे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी जो थी वो अब ये 3-4 नाम दे देंगे आपको, इसमें से पूछ लेंगे कि किसने दी थी, या फिर क्लासिकल थ्योरी के जो इनर एलिमेंट्स होते हैं वो उनके पर्टिकुलर नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि भाई कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जिसके अंदर जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी जो थी आपकी वो दी थी आपकी मैक्स वीवर ने, जो आपकी ह्यूमन रिलेशनल थ्योरी थी वो आपकी दी थी एडगर हेनरी ने, जो आपकी नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थी वो आपकी दी थी मैक्स ग्रेगर ने, जो मॉडर्न मैनेजमेंट थी वो आपकी दी थी पीआर लॉरेंस ने, और जो डिसीजन थ्योरी थी वो आपकी साइमन की थी। ओके, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ, बाकी इसके लिए मैं अलग से एक पूरा लेसन रेडी कर दूंगी जिसके अंदर हम सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इसके अंदर आईएफए के अंदर बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज आती हैं, जैसे इसमें टाइप ऑफ लीडरशिप भी आती है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उन सब के लेसन्स भी मैं अलग से आपको बना के दे दूंगी, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा चीज़ों को याद करना। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल मैनेजमेंट वाली थ्योरी रीड करते हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट जो थ्योरी थी ना, इसके अंदर मेन जो मोटिव था ना वो इन्होंने क्या लिया था कि जो इनका जो बेसिक थिंकिंग थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं ना उनकी जो नीड्स होती है ना वो सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिकल नीड्स ही होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी थ्योरी थी तो उन्होंने यही सोचा था। उनको ऐसा लगा था कि इसके अंदर जो सोशल नीड्स होती है ना हमारे वर्कर्स की वो कुछ नहीं होती है, इनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब इकोनॉमिक से यानी पैसे से और काम करने से ही मतलब है। उन्होंने ये सोचा था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आती है हमारी वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है जो हमारी बी पे है। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो थी ना इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर उन्होंने क्या लिया था, ये एक्चुअली ये ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती थी उन्होंने। तो इस थ्योरी का जो बेस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन की या जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर से रिलेटेड या उनकी वैल्यूज से रिलेटेड जो था उस चीज से रिलेटेड ये थ्योरी उन्होंने मार्क करी थी। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है हमारी नियो क्लासिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इसके अंदर नियो क्लासिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो था ये हॉथॉर्न के प्रिंसिपल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर। ठीक है, ये जो इस थ्योरी को ना हम लोग बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बिहेवियर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिहेवियर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बुलाते हैं, या फिर इसको हम लोग ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, इसका नेक्स्ट नाम है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, ऊपर वाली जो थी वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी, ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है। ठीक है, तो ये वाली नियो क्लासिकल थ्योरी थी, इसके अंदर मेनली मतलब रिलेशंस के ऊपर ही बात करी थी एक तरीके से, और हॉथॉर्न के प्रिंसिपल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है ये वाली थ्योरी। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर। तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो थी ना, ये आपकी 1950s में आई थी। ठीक है, हाँ ये काफी मतलब अच्छी है, और आजकल जो चल रही है ना वो यही वाली ज्यादा चलती है। ठीक है, इसके अंदर उनका जो फोकस था ना मॉडर्न थ्योरी के अंदर, वो इनका जो मेन फोकस जो चलता था वो ये था कि हमारे जो वर्कर हमारे साथ काम कर रहे हैं ना उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब उनके जितने भी फैक्टर्स है ना वो सारे कवर होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, सेकंड हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, और लास्ट हमारी कंटिजेंसी की अप्रोच होती है। तो इन 3 अप्रोचेस में से जो हमारी सिस्टम वाली और जो कंटिजेंसी वाली है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोचेस होती है जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी डिसीजन थ्योरी। तो डिसीजन थ्योरी जो होती है ना वो बस आपके डिसीजंस किस तरीके से आप लोग ले रहे हो उस चीज पे डिपेंड करती है, जो हमें सेमन ने दिया था। तो इसके अंदर इन्होंने 2 टाइप के वो बताए थे, मतलब इसके अंदर 2 टाइप की चॉइसेस दी थी कि किस 2 चॉइसेस होती है डिसीजन लेने के अंदर। एक होती है हमारी नॉर्मेटिव, ठीक है, और एक होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव। तो जो नॉर्मेटिव वाली होती है ना, इसके अंदर आपके डिसीजन लिए हुए का क्या आउटकम आएगा उस पे बात करते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव वाली होती है ना उसमें ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान ने डिसीजन लिया कैसे है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर सिर्फ क्या बताया है, डिस्क्राइब किया है कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो किस तरीके से अपना डिसीजन ले रहा है, और नॉर्मेटिव वाले के अंदर ये बताया कि उसने अपना डिसीजन ले तो लिया है, फिर उसका आउटकम क्या आया है वो आपको नॉर्मेटिव के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिसीजन थ्योरी थी। आई होप आपको सारी थ्योरी समझ आ गई होंगी। तो आज का हमारा लेसन इतना ही था। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे लेसन्स और मेरी ये बताए हुए वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं और आपकी कंसेप्ट इन चीज से क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए चैनल के साथ के अंदर, ताकि आपको जितने भी नए लेसन्स मिले या नई नोटिफिकेशन जितनी भी आए वो आपको मेरे लेसन्स बनाए हुए आपकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।